हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। ज़रा अगर आ गए हो तो फटाफट फटाफट बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, फटाफट फटाफट मेरे को बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। फटाफट फटाफट फटाफट, यस 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 यस। चलिए फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ओके माय डियर, आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम करने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सारे के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन, जहां पर हम आपको कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाए उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यस माय डियर, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। यस 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 यस, चलिए फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाते हैं। आज हम लोग का टारगेट है सर, अपना टारगेट क्या होने वाला है? कल हमने क्या किया था? तो कल हमने एसपी के जितने भी केस स्टडीज थी, अपने मन का अंदर का एक डाउट था ना, जो अपने मन के अंदर जो डर था कि सर हमारा एसपी में बंटाधार होगा कि नहीं होगा, हमारी नैया पार होगी कि नहीं होगी। तो माय डियर, आपकी नैया पार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कल हमने 6 मार्क का केस स्टडी को सॉल्व कर लिया था। उसके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस ले लिए थे। आज हमारा टारगेट है 12 मार्क के डिस्टिंग्विश को पूरी तरीके से कवर करने का। ये 12 मार्क के अलावा आपको और कितने मार्क्स मिल सकते हैं? इसके अंदर जितने भी हम डिस्टिंग्विश डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो सारे डिस्टिंग्विश अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 12 मार्क और ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स या आपको गिव रीजंस या लॉन्ग आंसर्स में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखें। और बच्चे मुझे कह रहे थे सर आप लाइव सेशन ही लीजिए, तो इसलिए मैं लाइव सेशन ही ले रहा हूं। अभी हमने अकाउंट्स का महा रिवीजन खत्म किया और अब हम लोग एसपी के महा रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें अगर जिसने ये पूरा वीडियो एंड तक देख लिया उसका आज 18 मार्क तो कंफर्म हो गया, क्योंकि कल का 6 मार्क और 12 मार्क आज का हमारा टारगेट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? तो बेटा बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है सर? कैपिटल की जरूरत होती है। तो कैपिटल दो तरीके के नेचर के होते हैं। एक होता है बेटा फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है बेटा वर्किंग कैपिटल। दो तरीके के कैपिटल आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम जब लंबे समय के लिए किसी तरीके का पैसा लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि फिक्स कैपिटल। लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो इस वर्किंग कैपिटल को हम लोग कहते हैं सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, बिकॉज ये बिजनेस के अंदर रोल अप होता रहता है, बिजनेस के अंदर इसकी आवन और जावन होती रहती है। तो हमें दो तरीके के नेचर की तरफ दिक्कत नहीं आती है। अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल के मीनिंग की, तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जब हम लोग किसी भी तरीके के फिक्स एसेट्स के फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हेन योर फिक्स कैपिटल, एनी कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर फिक्स एसेट में भी बात होती है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट मतलब सर्कुलेटिंग एसेट, मतलब जैसे हम लोग करंट एसेट कहते हैं, तो करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ सकता है सर? सर करंट एसेट में स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल आते हैं। तो ये कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस, ये एसेट्स होते हैं जिनको इजीली हम क्या कर सकते हैं सर? इजीली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्टिंग एसेट होता है जिसको हम लोग आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, नेचर। तो फिक्स कैपिटल का नेचर जो होता है ऑलमोस्ट परमानेंट नेचर का होता है, लेकिन जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का जो नेचर होता है वो ऑलमोस्ट आपका कौन सा होता है? सर्कुलेटिंग का। आपका जो होता है वो एक तरीके का सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है। इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। यहाँ पे किसका इन्वेस्टमेंट करते हैं? फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सर कौन कौन से एसेट्स की हम लोग बात कर सकते हैं? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर कार, मोटर वैन, मोटर व्हीकल। तो ये तो जितने भी एसेट्स की हम बातें कर रहे हैं ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद
Working capital is a circulating working capital is invested in short term assets such as cash, account and account receivable, inventory etc. तो जब हम लोग वर्किंग कैपिटल की बातें करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में हम कैश अकाउंट वगैरह रिसीवेबल अकाउंट में ही पैसे लगाना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेस में। तो फिक्स कैपिटल जो होता है वो कहाँ से आता है सर? तो जब किसी भी तरीके के पे हमको फिक्स कैपिटल में पैसे लगाने हैं, जब हमें यहाँ पर फंडिंग करनी है, किसको? फिक्स असेट में फंडिंग करनी है, तो हमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड और लॉन्ग टर्म लोन्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में हमें पैसे लगाने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट का सहारा लेना पड़ता है, ट्रेड क्रेडिट का सहारा लेना पड़ता है। इतनी बातें समझ में आ गई। पांचवा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यानी जो इन्वेस्टर लंबे समय में पैसा लगाना चाहता है, यानी जो अभी नहीं फ्यूचर प्रॉफिट में बिलीव रखता है, जो किस में बिलीव रखता है? फ्यूचर प्रॉफिट में बिलीव रखता है, वो बंदा कहां पे लगाएगा सर? वो फिक्स कैपिटल में पैसा लगाने वाला है। लेकिन जो बंदा, जिस बंदे को इमीडिएट रिटर्न चाहिए, जिस बंदे को कौन सा रिटर्न चाहिए सर? इमीडिएट रिटर्न चाहिए, वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाता है। ठीक है। रिस्क, फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना ज्यादा रिस्की हो सकता है एज कंपेयर टू वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में कम रिस्क होता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डिस्टिंग्विश, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में है हमारा डिस्टिंग्विश। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, जो हमारे को क्या दिया? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया जरा? पहला शेयर्स एंड डिबेंचर्स। माय डियर, शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर अगर आपने ये डिस्टिंग्विश कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको फीचर्स ऑफ शेयर्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स करने की जरूरत नहीं है, जो आपको शॉर्ट आंसर्स में भी मदद करेगा। ठीक है माय डियर, शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो शेयर होता है इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर इज अ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो शेयर सर्टिफिकेट, जो शेयर में पैसा लगाता है वो कंपनी की ओनरशिप में पैसा लगाता है, और जो डिबेंचर में पैसा लगाता है वो कंपनी की क्रेडिटरशिप में पैसा लगाता है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है, क्योंकि वो कहां पे पैसा लगा रहा है? कंपनी की ओनरशिप में पैसा लगा रहा है। व्हेन द डिबेंचर होल्डर की जब हम बात करते हैं तो कंपनी का क्या माना जाता है? क्रेडिटर माना जाता है, कंपनी का क्रेडिटर माना जाता है। ठीक है। व्हेन शेयर, इट इज अ परमानेंट कैपिटल। शेयर में पैसा लगाना मतलब आप परमानेंटली पैसा लगा रहे हो, और आप डिबेंचर में अगर पैसा लगा तो वो टेम्परेरी पैसा, क्योंकि आपको स्पेसिफिक पीरियड में उसको क्या करना पड़ेगा? रिपेड करना पड़ सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट वोटिंग राइट, तो शेयर होल्डर जो मतलब हम लोग जब बात करते हैं शेयर होल्डर की वोटिंग राइट की, तो यहाँ पे शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है, बट डिबेंचर होल्डर को यहाँ पर किसी भी तरीके का नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके का उनको नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता नहीं है। ठीक है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो रिटर्न ऑन शेयर्स, यहाँ पर शेयर्स के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है उसे हम क्या कहते हैं सर? डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयरहोल्डर को जो रिटर्न मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड फिक्स रेट पर मिलता है। सर डिबेंचर को यहाँ पर रिटर्न में क्या मिलता है? डिबेंचर को यहाँ पर रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। वो भी कौन से रेट पे सर? फिक्स रेट पे मिलता है। कौन से रेट पे मिलता है इनको? पूरी तरीके के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। शेयर कैपिटल जो होता है वो एक तरीके का अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है। बेटा शेयर कैपिटल कौन सा होता है? वो अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है। लेकिन डिबेंचर कैपिटल जो होता है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड कैपिटल होता है, क्योंकि यहां पर आपको आपका पैसा रिटर्न मिल भी सकता है। कब? डिबेंचर में अगर आपने पैसा लगाया है, अगर आपने डिबेंचर में पैसा लगाया है तो आपको आपका पैसा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा मिल भी सकता है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। टाइम ऑफ इशू, इसमें क्या टाइम लगता है? तो माय डियर, कंपनी की इनिशियल पोजीशन के टाइम पर, कंपनी की इनिशियल स्टार्टिंग के टाइम पर आप क्या करते हो? कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हो। लेकिन जब आप डिबेंचर्स की बात करते हो तो डिबेंचर आप उसके लेटर स्टेज में, बाद में भी आप पैसा लगा सकते हो। शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, शेयर्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म आपको सुटेबल होते हैं। बट डिबेंचर की जब हम बात करते हैं तो वो मीडियम टर्म सुटेबल है। कौन से? मीडियम टर्म सुटेबल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। बात करते हैं शेयर्स के टाइप्स की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स सर। एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन जब हम लोग डिबेंचर की बात करते हैं तो देयर आर 8 टाइप्स सर। कौन कौन सा?
रजिस्टर्ड बेरर, रजिस्टर्ड बेरर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड बेरर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रेडीमेबल इररेडीमेबल, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल इररेडीमेबल, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। इस तरीके से टोटल 8 टाइप्स आपके होते हैं डिबेंचर्स के। अब हम बात करते हैं पोजीशन और लिक्विडेशन। मान लो कंपनी हमारी खुदा ना खास्ता कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो एट अ टाइम ऑफ कंपनी जब बंद होती है तो लिक्विडेशन के टाइम पर, लिक्विडेशन मतलब कंपनी बेचने के टाइम पर सबसे आखिरी नंबर किसका आएगा, शेयर होल्डर का आएगा। उस शेयर होल्डर में भी दो पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर पहले आएगा और इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर सबसे आखिरी में आता है। और ये शेयर होल्डर के पहले किसका नंबर आता है, डिबेंचर होल्डर का नंबर आता है। मतलब यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी, बट शेयर होल्डर को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इक्विटी शेयर। अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर का डिस्टिंग्विश भी पढ़ लिया ना बेटा, तो अगर आपने शेयर्स एंड डिबेंचर का डिस्टिंग्विश भी पढ़ लिया ना, तो आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि वो फीचर्स की तरह ही आपको यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आपको यहां पर करना क्या बेटा, यहां पर आपको अपनी टेक्स्ट बुक के साथ बैठना है और उसके साथ ही आपको यहां पर करना है। अब हम बात करने वाले इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की बातें करेंगे सर। यस, तो बेटा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सर इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर जिसको किसी भी तरीके की प्रायोरिटी नहीं मिलती। सर इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर जिसको किसी भी तरीके की प्रायोरिटी नहीं मिलती। सर कहां पर प्रायोरिटी नहीं मिलती बेटा, तो उन्हें यहां पर प्रेफरेंस पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं मिलती। यहां पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी नहीं मिलती। यहां पर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को यहां पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी नहीं मिलती, बट प्रेफरेंस शेयर्स को यहां पर डिविडेंड और रिपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है, यहां पर प्रायोरिटी मिलती है। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं, इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो कौन से रेट पे मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को जो भी डिविडेंड मिलता है वो कौन से रेट पे मिलता है, फिक्स रेट पर मिलता है। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है, इक्विटी शेयर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता, यहाँ पर उनको नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर उनको किसी भी तरीके का नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल, सर इक्विटी को जो रिटर्न में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा, बट यहां पे उनको पैसा रिटर्न मिल सकता है क्या, यस सर इनको पैसा मिल सकता है, लेकिन 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 वो होना चाहिए बायबैक वाला पीरियड। यानी जब आप इक्विटी शेयर के पैसे वापस पैसा मंगा लेते हो, मतलब आपके इक्विटी शेयर को कहते हैं कि आप हमको पैसा रिटर्न कर दो, हम बदले में आपको कैश दे देते हैं, तो बायबैक की कंडीशन में ही उनको पैसा रिटर्न मिल सकता है, अदरवाइज उनको लाइफ टाइम में पैसा मिलने वाला नहीं है। बट कंपनी की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बात करते हैं, इनको रिपेमेंट पॉसिबल होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिपेमेंट पॉसिबल होता है। नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर्स को हम लोग रिस्क कैपिटल कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग सेफ कैपिटल कहते हैं। कौन सा कैपिटल कहते हैं बेटा, सेफ कैपिटल कहते हैं। जो बंदा पैसा रिस्क लेना चाहता है वो कहां पर पैसा लगाएगा, इक्विटी में, लेकिन जो बंदा सेफ खेलना चाहता है, जो अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता, जो अपनी स्टडी इनकम चाहता है, जो बंदा चाहता है कि मुझे कौन सी इनकम मिले, स्टडी इनकम मिले, ठीक है, जिसको स्टडी इनकम की इनकम चाहिए होता है वो बंदा प्रेफरेंस में पैसा लगाता है, और जो बंदा लॉन्ग टर्म की सोचता है वो बंदा कहां पर पैसा लगाता है, इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाता है। यहां पर आपको डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट्स लिखना है, तो बेटा यहां पर आपको मिनिमम 5 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं, मिनिमम 5 to 7 पॉइंट्स लिखना है, इससे नीचे नहीं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वीडियो आएगा बेटा, कल आ जाएगा, कल शाम तक पॉसिबिलिटी होगी तो कल या तो हम लोग लाइव ले लेंगे या तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, बट फिलहाल अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। आई एम डैम सीरियस रिगार्डिंग रिवीजन, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं किसी तरीके की इधर उधर की बातें करके आपका टाइम ज़ाया करूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम इज वेरी 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 क्रूशियल। टाइम इज द किंग, टाइम इज द किंग। मैं आपका कोई भी टाइम पास नहीं करना चाहता। मैं अभी भी लाइव अपना शुरू होकर तकरीबन आई थिंक 15 मिनट के आसपास हो गया, लेकिन अभी तक अपने 2.5 क्वेश्चन तो हो ही गए। बोर्ड में जेल पेन से लिख सकते हैं क्या बेटा, पेपर आपका
आप जेल पेन से लिखो, बॉल पेन से लिखो, बट यहाँ पर जेल पेन एडवाइस इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पानी वगैरह गिर गया तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। तो एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप बॉल पेन इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर है। उसके लिए अपन अपन अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल नाउ गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी डिस्टिंग्विश, ठीक है, क्योंकि रिवीजन अपने को करने का बेटा। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इक्विटी शेयर की नॉर्मली फेस वैल्यू 1 रुपया या 10 रुपया होता है, लेकिन हम लोग जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली फेस वैल्यू कितनी होती है? 100 रुपये होती है। राइट एंड बोनस शेयर, इक्विटी शेयर्स को बोनस शेयर भी मिल सकता है, राइट इश्यू भी मिल सकता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर कोई भी राइट इश्यू और बोनस शेयर नहीं मिलता, ठीक है। कैपिटल अप्रिसिएशन, मार्केट पे जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो इक्विटी की वैल्यू भी बढ़ सकती है और आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने जो बोलते हैं ना शेयर्स में पैसे लगाते हैं उसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी भी आप बढ़ा सकते हो। लेकिन मार्केट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट जो होता है फ्लक्चुएट नहीं होता, बिकॉज इस पर आपको बोलते हैं ना किसी भी तरह कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर वो आपको स्टेडी इनकम देते हैं, आपको डिविडेंड फिक्स तौर पर दे देते हैं और आपको एश्योरिटी देते हैं कि आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, इसलिए आपका पैसा यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं होता। बट इक्विटी में आपका पैसा अप्रिशिएट होता है बेटा। रिस्क, इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क, इक्विटी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, हायर रिस्क, और प्रेफरेंस में सबसे कम रिस्क होता है। सर इधर हायर रिस्क क्यों होता है? क्योंकि बेटा ना तो यहाँ पे डिविडेंड का पता होता है ना ही कैपिटल, लेकिन इतना कंफर्म है जब भी आपको पैसा मिलेगा तब आपको ज्यादा पैसा ही मिलने वाला है। बट यहाँ पर प्रेफरेंस में उनको डिविडेंड भी टाइम पे मिल रहा है और गारंटी मिल रही है कि आपका कैपिटल आपको रिटर्न मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर कम रिस्क होता है। इक्विटी शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं सर? इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होता है, नॉर्मल वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स टोटल 8 टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से है? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इररेडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। टोटल कितने टाइप्स होते हैं? टोटल 8 टाइप होते हैं। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इररेडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्लियर? यस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अभी तक अपने कितने क्वेश्चन हो गए सर? अभी तक अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ओन्ड कैपिटल। पहला फिक्स कैपिटल उसको मिलाकर। ओन कैपिटल मतलब सर ओनर का पैसा, ओनर का पैसा। बोरोड मतलब क्रेडिटर का पैसा, क्रेडिटर का पैसा। तो ओनर कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर ओनर है और कंपनी के क्रेडिटर कौन है? डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, बॉन्ड होल्डर, लोन जिससे हमने लिया वो सब हमारे बोरोड कैपिटल है। तो जो बंदा जो शेयर होल्डर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करता है वो ओन कैपिटल है और बोरोड कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। सोर्सेस, अगर आप ओन कैपिटल कलेक्ट करना चाहते हो तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में लगाओ पैसा, लेकिन अगर आप बोरोड कैपिटल लगा रहे हो तो डिबेंचर, लोन, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ओन कैपिटल को बदले में क्या मिलता है सर? ओन कैपिटल को बदले में यहां पर मिलता है डिविडेंड, बट बोरोड कैपिटल को बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वो भी कौन से रेट पे? वो भी सर मिलता है फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट। डिविडेंड को यहां पर फ्लक्चुएटिंग मिल सकता है फॉर इक्विटी, बट प्रेफरेंस के यहां पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, डिविडेंड मिलता है। जो बंदा ओन में पैसा लगाता है उसको ओनर बोलेंगे, जो बंदा डेब्ट में पैसा लगाता है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे क्रेडिटर। उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर कहते हैं। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयरहोल्डर का को नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है, क्रेडिटर को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, आपका पैसा रिटर्न मिलेगा क्या? देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका पैसा मिल सकता है, लेकिन आपका नंबर सबसे आखिरी आएगा, सबसे आखिरी, सबसे लास्ट में आपका आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्रेडिटर्स के पहले प्रायोरिटी नहीं मिलती, बट यहाँ पे क्रेडिटर को प्रायोरिटी मिलती है कि आपका पैसा 101% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनी का बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उसमें सबसे पहले क्रेडिटर लाइन लगाते हैं और उसके बाद ओनर लाइन लगाते हैं। अगर क्रेडिटर से पैसा बचा तो ही ओनर को पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा मिलने वाला नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। सर मान लो शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न नहीं मिला तो क्या वो कंपनी के एसेट बेचकर पैसा ले सकता है? जी नहीं, वो अपने कंपनी के एसेट बेचकर पैसा रिटर्न नहीं ले सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं सिक्योर्ड की तो यस, वो अपना एसेट बेचकर, कंपनी के एसेट बेचकर अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात दिक्कत हो गई क्या?
नहीं सर, ये सेकंड चैप्टर के डिस्टिंग्विश में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर के डिस्टिंग्विश में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करो, चैट में आप डाल सकते हो कि सर ये इस क्वेश्चन में अपने को दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ गए? यस सर आ गए। क्या दिया है? सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। कल भी हमने डिस्कस किया था इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। श्रेया बेटा लॉन्ग आंसर आएगा तो अपने को मैं आपको बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा, तो सबके साथ होगा, आप और मैं मिलकर रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपना काम क्या है सर? कम से कम समय में, कम से कम समय में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। सब प्रोडक्टिविटी मतलब अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना। कम से कम समय में अपन ज़्यादा काम करना चाहते हैं, वो भी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि अपना एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि अपना एग्ज़ाम आने वाला है। सर व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड व्हाट इज एफपीओ? फर्दर पब्लिक ऑफर। जब आप प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर इशू करते हैं उसे कहते हैं आईपीओ। और सर उसके बाद आप जब भी शेयर इशू करोगे उसको कहोगे एफपीओ। पहली बार मार्केट में शेयर इशू किया, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जब भी शेयर इशू किया जाएगा उसको बोलेंगे एफपीओ। ठीक है, सेकेंड, IPO refers to the to an offer to the securities by an unlisted public company to public for the first time। यानी पहली बार कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी तो उसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक कंपनी ऑफर। और एफपीओ क्या होता है? जो लिस्टेड कंपनी लिस्ट होने के बाद जो बाद में शेयर इशू करती रहेगी बार 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 बार, उसको एफपीओ कहने वाले हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इशूअर की, बात करेंगे कि भाई साहब ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो होती है ना वो शेयर इशू करती है, और यहां पर लिस्टेड कंपनी की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? लिस्टेड। व्हेन इशू, कब इशू करती है? तो माय डियर इट इज यूजुअली इशूड बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी विच वांट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है, पहली बार अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है, पब्लिक से पैसे रेज करने हैं, तो आप आईपीओ में निवेश करोगे। लेकिन उसके बाद आप कंपनी में लिस्टेड हो गए, आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गए, तो उसके बाद आप जब भी चाहो शेयर इशू करके पैसा ले सकते हो, उसको बोलेंगे हम लोग एफपीओ। ऑर्डर ऑफ इशू, आईपीओ प्रोसीड मतलब एफपीओ से। आईपीओ और एफपीओ में क्या फर्क है सर? आईपीओ और एफपीओ, सबसे पहले हम आईपीओ आता है उसके बाद एफपीओ आता है, यानी वो एफपीओ का नंबर आईपीओ के बाद आएगा। ठीक है, एफपीओ का नंबर आईपीओ के बाद आएगा, यानी आईपीओ पहले और एफपीओ बाद में। पहली बार मार्केट में शेयर इशू किया, पहली बार मार्केट में शेयर इशू किया तो आईपीओ कहलाएगा, और बाद में सब्सटीक्वेंट परचेस एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स विल बी कॉल्ड एज एफपीओ। फिर आ जाता है बेटा इनिशियल पांचवा पॉइंट, लिस्टिंग। भाई साहब कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर पहली बार 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 हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट टाइम की बात करेंगे। बट कंपनी मेकिंग एन एफपीओ इज ऑलरेडी लिस्टेड, यानी जो पब्लिक जो कंपनी एफपीओ में डील करती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाई साहब आप तो अभी आ गए, लिस्ट हो गया, अब कहाँ मेरे को टेंशन दे रहे हो? आप अपना शेयर खरीदते रहो और अपना शेयर बेचते रहो, हमको इतना टेंशन देने की जरूरत नहीं है। जो बंदा बहुत ज्यादा रिस्क ले आपको, क्योंकि कंपनी देखो बेटा, कंपनी अभी देखो आपने बहुत सारा सुना होगा, नाइका का आईपीओ आया था, ठीक है, जोमाटो का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था। तो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है और कभी कभी बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। जैसे नाइका का आईपीओ आने के बाद लोगों को बम्पर ओपनिंग, डबल हो गया पैसा तकरीबन। जोमाटो का आईपीओ तकरीबन डबल हो गया पैसा, बट पेटीएम में सब बर्बाद हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो आपको फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, सिर्फ नाम काफी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और एफपीओ में आपको पता है कि कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रही है, इसलिए थोड़ा सा कम रिस्की होता है। अंसारी जी लेटर कितने मार्क्स का आता है बेटा? लेटर के बारे में डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है बेटा, मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी वीडियो आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि कहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी अपन डिस्कशन करते हैं। चलो ध्यान देते, ध्यान दोगे मेरे साथ? यस सर, देते ध्यान।
सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यूट्यूब पे आना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आने के बाद आपको करना है क्या है सर, यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पर आपका जो भी यूट्यूब का क्रोम ब्राउजर है या जो भी वहाँ पर आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आशीष सर यूट्यूब स्टडी सर्च करना है, ठीक है, आशीष सर यूट्यूब स्टडी। फिर इस यहाँ पर आने के बाद आपको चैनल को सिलेक्ट करना है। चैनल को सिलेक्ट कर रहा है और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अब यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो आपको प्लेलिस्ट बहुत सारी मिलेगी, उसमें से आपको यहाँ पर चूज़ करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट। देखो यहाँ पर देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे अकाउंट्स, ओसी, एसपी, इको, उसके बाद मेमोरी मैप मैंने शेयर किया, लास्ट मिनट रिवीजन शेयर किया, सितंबर का पेपर शेयर किया, बीके, इको, ओसी, एसपी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स के पेपर शेयर किए जिसमें सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों है। उसके बाद मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एसपी के वन शॉट क्वेश्चंस कैसे है, इको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, शॉर्ट कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ऑब्जेक्टिव सेशन, सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही रहे ना बेटा। तो आप इसी को फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि भाई आप मेरे को बहुत ज़्यादा साथ देने वाले हो, ठीक है। समझा, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई किस तरीके से अपने को करना है, क्या नहीं करना है। नाउ कैन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आर आज का ऑब्जेक्टिव्स। यस सर, आज के ऑब्जेक्टिव्स पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग मेथड। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत मतलब बहुत। आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। तो फिलहाल ओवरऑल आइडिया बता देता हूं मैं। फिलहाल क्या सर, फिक्स प्राइस इशू मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम इशू प्राइस क्या करते हैं, मेंशन करते हैं सर, कहां पर, प्रोस्पेक्टस में, और इन्वेस्टर को कहता है कि आ जाइए और इस प्राइस पे आप क्या खरीदिए, हमारे शेयर्स खरीदिए। बट हम बात करते हैं बुक बिल्डिंग मेथड की। तो बुक बिल्डिंग मेथड में हम उनको प्राइस बैंड देते हैं। जैसे मान लो 110 रुपए से लेके आप 115 में आप शेयर खरीद सकते हो। तो ये मेरा लोअर बैंड हो गया और ये मेरा हायर बैंड हो गया। तो ये इस लोअर बैंड को हम लोग कहेंगे फ्लोर प्राइस और ये मेरा हो जाएगा बिड प्राइस। ये दो तरीके के प्राइस बैंड हम लोग देते हैं और लोग अपने हिसाब से अपने शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। साहिल, इंग्लिश में सेट नहीं आता, एक ही पेपर बनेगा जो आगे पीछे सबका सेम होने वाला है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ शेयर्स। तो सर जो प्राइस आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वही प्राइस पे आपको शेयर बाय करना है। बट यहाँ पर जब हम बुक बिल्डिंग मेथड की बात करते हैं तो हमें एडवांस में पता हुआ नहीं होता था कि हमको किस पे खरीदना है, कि मिनिमम पे खरीदना है कि मैक्सिमम पर खरीदना है। तो यहाँ पर कौन से प्राइस पे कंपनी बेचना चाहती है ये भी मैटर करता है। तो इसमें हम लोग को बुक बिल्डिंग में प्राइस बैंड पर गेस करना होता है। प्रोस्पेक्टस, यहाँ पर कंपनी जो होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है। उस डिटेल्स में क्या होता है, वी शेयर द ऑफर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। इसमें लिखा होता है कि कंपनी कितने शेयर्स ऑफर करेगी, कंपनी कितने शेयर्स ऑफर करना चाहती है। उसके बाद कंपनी यहाँ पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी जब बुक बिल्डिंग मेथड की बात करते हैं तो इसमें रेड हेरिंग जिसके अंदर प्राइस बैंड लिखा होता है कि लोअर और अपर लिमिट क्या है और कंपनी का टोटल साइज ऑफ इशू क्या है वो भी वहां पर मेंशन होता है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। जो यहाँ पर कंपनी होती है ना, तो कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर क्लोजर द इशू क्लोज होने के बाद कंपनी को पता चलता है कि कितनी पब्लिक हमारा शेयर्स के लिए एक्साइटेड है, खरीदना चाहती है कि नहीं। यानी हमारा जो कंपनी के शेयर्स का डिमांड पॉइंट है वो आपको डेट क्लोज होने के बाद समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर प्राइस बैंड में आपको डेली बेसिस पर समझ में आएगा। यानी कंपनी ने बोला है कि 3 दिन का टाइम लिमिट होता है। नॉर्मली कोई भी शेयर 3 डेज तक इशू होता है। कितने दिन तक? 3 दिन का टाइम बैंड। तो उसको हर दिन पता चलता है अरे मेरा शेयर कितना। तो ज्यादातर जो कंपनी होते हैं ना वो अभी बुक बिल्डिंग मेथड से, यानी जितने भी आईपीओ एफपीओ इशू होते हैं ना वो प्राइस बैंड के हिसाब से किए जाते हैं। एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, यहां पर आपको एप्लीकेशन मनी या पूरा पैसा इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बट जब हम बात करते हैं बुक बिल्डिंग मेथड की तो यहां पर कलेक्ट तो कर लिया, यानी हमारे पैसे को हमारे बैंक अकाउंट से रिजर्व कर लिया जाता है। हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ना ही वो हमारे अकाउंट से गया है ना ही वो कंपनी के अकाउंट में आया है, वो अमाउंट हो जाता है ब्लॉक।
और जब हमें पूरी तरीके से शेयर को अलॉट कर दिया जाएगा तब वो मेरे अकाउंट से निकल कर बैंक में सॉरी कंपनी के अकाउंट में जाने वाला है, तब तक वो अमाउंट ब्लॉक ही रहने वाला है। क्लियर? व्हेन यूज्ड, कब इशू किया? तो पब्लिक इशू, राइट इशू और ईएसओएस के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर, और पब्लिक इशू में आईपीओ और एफपीओ के अंडर में बुक बिल्डिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। अभी राइट शेयर्स क्या होता है सर? जब इक्विटी शेयर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, जब इक्विटी शेयर्स चाहते हैं कि वो अपनी होल्डिंग बढ़ाए। दूसरा, मानो कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। सर कौन कौन से दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? कि या तो वो नए शेयर को इशू करे, या तो वो अपने पुराने शेयर होल्डर के पास जाए और उनको कहे कि आइए और आप हमारे कंपनी के क्या खरीदिए, शेयर्स खरीदिए और अपनी होल्डिंग को और तगड़ा कर सकते हैं। तो जब वो अपने ही शेयर होल्डर को कुछ नए शेयर्स बेचकर उनकी होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे शेयर को राइट शेयर्स कहते हैं। और जब कंपनी बोनस देती है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में देती है, तो उसको बोनस शेयर्स करेंगे। राइट इशू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर, कंपनी ऑफर द शेयर होल्डर फॉर द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द, यानी वो पहली प्राथमिकता देते हैं कि भाई तू मेरे कंपनी का ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर है, तू मेरी कंपनी में अगर पहले से शेयर खरीदेगा ना बेटा, तो तेरे को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर पहली बार शेयर इशू किया जाता है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है फॉर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर? पेमेंट की बात करते हैं, तो राइट शेयर, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के राइट शेयर्स खरीदना चाहता है, उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। क्लियर? कंपनी उनको ही अधिकार देती है कि आप हमारे कंपनी के क्या खरीदो, शेयर्स खरीदो। लेकिन जब बोनस शेयर्स की बात करेंगे तो वो तो भाई साहब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी टिल द फुल पे मनी ऑन द शेयर्स इज पेड। जब तक पूरा पैसा पे नहीं होता तब तक कंपनी राइट इशू नहीं दे सकती। लेकिन बोनस शेयर्स की बात अगर हम करें तो बोनस शेयर्स सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही मिलता है, सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही बोनस शेयर्स दिया जाता है। फिर बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट हैज टू रिफंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यानी अगर कंपनी ने राइट इशू किया, भाई आपको हम राइट शेयर्स दे रहे हैं, हम आपको होल्डिंग बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन कोई आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जिन लोगों से भी आपने पैसा लिया उनका पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। अब बोनस शेयर्स में देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कंपनी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री में दे रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। राइट टू रेनाउंस द शेयर होल्डर कैन रिनाउंस हिज शेयर्स, यानी कंपनी के शेयर होल्डर चाहे तो अपने जो राइट शेयर्स है ना बेटा, राइट शेयर्स जो उनको ऑफर किया गया है, वो शेयर्स वो किसी और को डाइवर्ट भी कर सकते हैं या उनको बेच भी सकते हैं। ये जब आप टीवाई वगैरह में जाओगे तो वहां पर आपको एक ट्रीटमेंट ही मिलेगा कि राइट शेयर्स हमने किसी और को बेच दिया, तो आप कर सकते हो, बट बोनस शेयर्स में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। पर्पस ऑफ इशू, क्या पर्पस है बेटा? सबसे पहला पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस है कि भाई साहब हमको सिर्फ पहला पैसा चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो मैं किसी और से जाके ले लूंगा, अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं किसी और से ले लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पैसा मिले, मैं चाहता हूं कि हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मिले और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की होल्डिंग बढ़े। इसीलिए यहां पर बोनस की अगर हम बात करें तो यहां पर कंपनी को ना तो पैसा देना है ना ही पैसा लेना है, वो अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करने वाला है फॉर द बोनस शेयर्स। क्लियर? यस सर, हमें इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं मिनिमम कितने पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, फुल 4 मार्क्स मिलते हैं बेटा। आप जब डिस्टिंग्विश की बात करते हो तो मिनिमम 5 से 7 पॉइंट, मिनिमम 5 से 7 पॉइंट लिखा तो भी सफिशिएंट है। तो पहला एडवाइस देगा, पहले 5 लिख के हट जाओ 4 मार्क के लिए, बाद में जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो वो 5 को 7 या 6 में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। मानो
ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? सर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? माय डियर, जब आप अपनी मर्जी से अपने शेयर किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं या उसे गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बदले में उस बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट जब शेयर होल्डर की किसी वजह से डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो बंदा लूनेट हो जाता है, लूनेसी यानी इंसैनिटी हो जाती है, तो इन तीनों कंडीशन में आपके शेयर्स क्या हो जाते हैं? आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ, कानूनी तौर पर, कानून की मदद से। when done it is done when the member wants to sell, अपने शेयर्स जब हम बेचना चाहते हैं या गिफ्ट में देना चाहते हैं तब। लेकिन ट्रांसमिशन कब होगा? जब कोई भी शेयर होल्डर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी और लूनेंसी, ये तीनों कंडीशन की बात होती है जिसको हम इंसैनिटी भी कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ एक्शन। ट्रांसफर एक वॉलंटरी एक्शन है और ट्रांसमिशन एक इनवॉलंटरी है क्योंकि ये इट इज ऑपरेटेड बाय लॉ। ठीक है, यस सर। पार्टीज इन्वॉल्व, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में दो पार्टी होती है, मेंबर जिसको हम ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का नाम देते हैं। पर ट्रांसमिशन में सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी, एक ही पार्टी होती है, ओनली वन पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कानूनी तौर पर मदद करता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत होती है बट ट्रांसमिशन में आपको इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इनिशिएटेड, ट्रांसफरर यहां पर इनिशिएट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए, बट यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएट करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कंसिडरेशन, भाई साहब यहां पे पैसा इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी। अगर आप अपने शेयर बेचोगे तो देयर इज अ ट्रांसफर जहां पर पैसा इन्वॉल्व है। अगर आप अपने शेयर ट्रांसफर की जगह पर गिफ्ट देना चाहते हो तो वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बट यहां पर ट्रांसमिशन में किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं होता बिकॉज यहाँ पे लीगल है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी है उसकी यहां पर बात की जाती है। लायबिलिटी की बात करते हैं कि यहां पर जो ट्रांसफरर है उसकी लायबिलिटी एंड हो जाती है। देखो जैसे उसने शेयर ट्रांसफर किया तो वो ट्रांसफरी के इसमें चला गया, यानी अब ही विल बी लायबल फॉर ऑल दी लायबिलिटीज। बट ओरिजिनल लायबिलिटी क्या रहता है? वो ट्रांसमिशन में कंटिन्यू, मतलब लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर कंटिन्यूस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में आपको मार्केट वैल्यू पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है बट ट्रांसमिशन में आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इस चैप्टर में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप इतने 3 चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सर आगे आगे क्या नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया है? देखो चैप्टर नंबर 4 में सर कोई भी डिस्टिंग्विश दिया है क्या? नहीं सर। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में कोई भी डिस्टिंग्विश दिया है क्या? सर चेक करते सर, चैप्टर नंबर 5 में भी कोई डिस्टिंग्विश दिखता तो नहीं है। चैप्टर नंबर 5 नहीं है तो 6, 7 और 8 में भी डिस्टिंग्विश नहीं है, तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 9 में हम लोग सीधा सीधा जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में जाते हैं सर, यस चैप्टर नंबर 8 में डिस्टिंग्विश नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। जो डिपॉजिटर, ये सारे लेटर्स वाले चैप्टर्स हम लोग ने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं बेटा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपको कुछ डिस्टिंग्विश दिया गया है। सर कौन सा डिस्टिंग्विश दिया है बेटा? ये आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चैप्टर है, इसको हमने कल डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पर जो चैप्टर है वो है आपका डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। कल आपने सर डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन के बारे में बताया था क्या? यस बेटा मैंने बताया था। जब आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, तब उसकी रिक्वेस्ट को डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है।
और रीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तब। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना डीमटेरियलाइजेशन कहलाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल में करना है तो उसको रीमटेरियलाइजेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। कन्वर्जन, पेपर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने को रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन के लिए आपको डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसको डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म कहा जाता है, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म कहा जाता है, वो आपको देना होगा। और रीमटेरियलाइजेशन के लिए रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म देना पड़ेगा। नाम उल्टा कर दो, सीक्वेंस। डीमटेरियलाइजेशन इनिशियल प्रोसेस होता है और रीमटेरियलाइजेशन आपका रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, डीमेट आपका इनिशियल प्रोसेस होता है, रीमेट आपका रिवर्स प्रोसेस होता है। क्लियर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, डीमेट सिक्योरिटीज में किसी भी तरीके का डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, दे आर फंजिबल इन नेचर। बट रीमेट में आपका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट। सर एक लेसन के लिए कितना टाइम लगेगा? बेटा अपने को पूरा लेसन करना, अभी अपन चैप्टर नंबर 9 पे है, 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर अपने बचे हैं। सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी, डिपॉजिटरी में कस्टोडियन आपका डिपॉजिटरी होता है। बट भाई साहब अगर आपने उसको फिजिकल में कर दिया, उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी, उसकी आपने फिजिकल कॉपी ले ली, तो भाई साहब आज से उसका कस्टोडियन कौन हो जाएगा सर? उसका कस्टोडियन हो जाने वाला है इन्वेस्टर। आपको मान लो मैंने आपको आपका रिजल्ट व्हाट्सएप किया, बोला बेटा इसको संभाल के रखना, रीमटेरियलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये आपका हो गया। लेकिन अगर मैंने उसको फिजिकल फॉर्म में दिया तो वो गुम गया, तो इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टर की है। तो फिजिकल फॉर्म में कस्टोडियन इन्वेस्टर होता है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में कॉलेज ही आपका होगा। हाउ डू आई रिप्लाई देम हु आर सेइंग दैट यू विल गेट मोर परसेंटेज बिफोर एग्जाम? कैसे बेटा? श्रेयस राय बोलता है हाउ डू आई रिप्लाई देम हु आर सेइंग दैट यू विल गेट मोर परसेंटेज बिफोर एग्जाम? एग्जाम से पहले कैसे ज्यादा परसेंटेज मिलेगा? मिल सकता है बेटा। कैसे मिल सकता है पता मालूम है? ये क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट खत्म करके फिर डिस्कस करते हैं। छोटा सा एक, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, लेकिन छोटा सा एक आया है तो फटाक से डिस्कस कर देता हूँ। डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस, भाई साहब डीमेट एक इजी प्रोसेस होता है और रीमेट क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज आप उसको इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल। मान लो मैंने आपको नोट शेयर करना है, तो नोट शेयर करने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, कितना टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको मैं फिजिकल कॉपी देना चाहता हूं तो पॉसिबल है क्या? नहीं सर, इसको टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा भी ज्यादा लगेगा, आप तक डिलीवरी के लिए भी टाइम लगेगा, प्रिंटिंग कॉस्ट भी लगेगा, सब कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिजिकल में रखना कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। अभी यहाँ पर श्रेयस ने जो क्वेश्चन पूछा उसके हाउ डू आई रिप्लाई देम हु आर सेइंग दैट यू विल गेट मोर परसेंटेज बिफोर एग्जाम्स? बेटा देख, जो जिन्होंने ये कहा है ना कि आपको ज्यादा परसेंटेज मिलेंगे, तो देखो पहला चीज तो आपका मैटर करता है कि आपका बिहेवियर क्या है। सर जब मैं आप बात करता बिहेवियर, तो व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर? बेटा देख, आपका अभी ओरल्स एंड प्रैक्टिकल चालू है। यस सर। सर मीन सब मुझे बोल रहा है कि तुझे अच्छा परसेंटेज मिलेगा, मुझे क्या, मुझ पे प्रेशर आ रहा है। बेटा देख, प्रेशर डालने वाले प्रेशर डालेंगे। देखो जो जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा उखाड़ा होगा ना, वो कभी आपको प्रेशर नहीं डालेंगे। व्हाट आई फील, व्हाट आई एक्चुअली मीन इट। जो आपको सबसे ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं ना, उनसे आप पूछो कि भाई साहब आपने जिंदगी में किया क्या है फिलहाल के लिए। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम हमारा, कोरोना क्राइसिस हमने झेला, ऑनलाइन एजुकेशन हमने झेला, पिछले 4-5 महीने से कॉलेजेस के अप एंड डाउन हम झेल रहे हैं, वैक्सीनेशन हम झेल रहे हैं, 28 दिनों में वैक्सीनेशन 2 डोज हम झेल रहे हैं, वैक्सीनेशन के बाद का प्रेशर हम झेल रहे हैं, दर्द हम झेल रहे हैं, बर्डन हम झेल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स ओरल हम झेल रहे हैं, और प्रेशर है वो हम पे ही डाल रहे हैं कि ज्यादा मार्क्स लाओ, ज्यादा मार्क्स लाओ, ज्यादा मार्क्स। तो उनको एक ही चीज बोलने का, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम अपनी औकात से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। नाउ हमारा मेहनत, हमारी औकात, हमारी परसेंटेज, हमारी लायकी से ज्यादा करने की बिहेवियर हमारा है।
बट एग्जीक्यूशन में जाकर जितना करूंगा मुझे उतना परसेंट है, लेकिन मैं अश्योरिटी आपको दे सकता हूं कि मैं अपना 100 का 200% देने की कोशिश करूंगा। ये रिप्लाई आप उनको दे दो, ठीक है। कोई अगर आप पे प्रेशर डाल, उनको बोलना मैं अपनी औकात से ज्यादा, मैं अपनी हैसियत से ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो, मैं अपनी हैसियत से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, बट आप मुझे प्रेशर मत दो। फिलहाल मैं अपना ट्राई करूंगा कि मुझे अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले, क्योंकि गंदे मार्क्स मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ऐसा रिप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th चैप्टर अपना हो गया। चलो चैप्टर नंबर 9 अपना हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका चैप्टर है डिविडेंड। डिविडेंड से जुड़ा हुआ, डिविडेंड से जुड़ा हुआ जो डिस्टिंग्विश है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश होने वाला एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में, ये सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डिस्टिंग्विश आप पहले करना और कौन से बाद में करना, ठीक है। तो लास्ट में आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। श्रेयस कहते हैं सर आपने दिल की बात कर दी बेटा, ये मैं एक्चुअली फील करता हूँ। ये बताना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ दिल से। अगर बात अगर कर रहा हूँ तो आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, तो एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं यूट्यूब पर पढ़ाना आया था ना, पूनम आप मैक्सिमम कम से कम 5 से 7 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। जब मैं यूट्यूब में पहली बार जब लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किया था ना, तो मेरे से सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आता था माइक कैसे कनेक्ट करना, रिकॉर्डिंग कैसे करनी, सब कुछ, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 5-6 महीना लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंटेंट इसलिए अपलोड करना चाहिए बिकॉज उस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। मैं टीवाई के बच्चों को जीएसटी पढ़ाता था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाता था, एक पूरा सब्जेक्ट होता है उनको। और मैंने देखा कि टीवाई लेवल पर वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट किसी की इतनी क्लैरिटी है ही नहीं, और मेरे पास वो नॉलेज था, मेरे पास वो एक टैलेंट था कि मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लासरूम में तो करता ही था। तो मैंने क्या किया, जीएसटी के ऊपर खुद से रिसर्च करके टीवाई के बच्चों को मैंने पढ़ाना चालू किया, और वहां पर लोगों का रिस्पॉन्स आने ऐसा लगा कि यार क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं वैसा मत करो यार, क्या कर लोगे, ठीक है। लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, जैसे बोलते हैं ना, तुम यूट्यूब पे क्या उखाड़ लोगे, ऐसा मुझे कहते थे। लेकिन मैंने उनको कहा सर मैं यूट्यूब पे है ना कुछ उखाड़ने नहीं आया हूं, मुझे पता है कि मैं क्या करने आया हूं। अगर आज मेरे लाइफ को 10 लोग भी देखेंगे या 2 लोग भी देखेंगे या 1 लोग भी देखेंगे ना, तो मुझे चलेगा, मैं उतना कर सकता हूं, मैं करूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा, और मैं शायद अपनी औकात से अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं अपनी कैपेसिटी से अच्छा देने की कोशिश करूंगा, तो कभी ना कभी कोई तो बच्चा होगा जो मेरे से इंस्पायर हो सकता है, वो मुझे मेरी रिस्पेक्ट कर सकता है, बस मेरा पढ़ाना सफल है। तो मैं वही चाहता हूं कि वो चीजें। और आज जब लॉकडाउन में उन्होंने देखा कि मेरा कंसिस्टेंट पहले भी चल रहा था, लॉकडाउन से पहले भी मेरे चैनल्स पे सब्सक्राइबर थे, और जैसे ही मेरा लॉकडाउन लगा उसके बाद मैंने गाइडेंस देना चालू किया, लेक्चर्स लेना चालू किया, तो मेरा ग्रोथ कंसिस्टेंट देखा, तो उन्होंने फिर बोला नहीं अभी हमको भी सिखाओ। तो जो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे ना इससे पहले, आज वो मुझे क्या कर रहे हैं, उनसे मुझसे इंस्पायर हो रहे कि सर मुझे भी सिखाओ कैसे करना है। तो यही आपका जवाब है कि जब आप करते हो ना, और जब आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से उनको जवाब दे दो, जब वही जो लोग आज आपको क्रिटिसाइज करे, वही लोग अगर आपको अप्रिशिएट करना चालू करे, तो समझ जाना आप सक्सेस के रास्ते पर हो और आप सही जा रहे हो। और जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो समझ जाना आप डेफिनेटली अच्छा करोगे, डेफिनेटली। बस आपको वो रास्ता छोड़ना नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बताओ सर प्लीज। बेटा आज अपना टारगेट है डिस्टिंग्विश खत्म होगा तो फिर अपन और भी सेशंस लेंगे बेटा। ऐसा नहीं कि कल भी मैंने केस स्टडी का सेशन लिया था बेटा साईनाथ, आज अपन डिस्टिंग्विश का सेशन लेंगे। कल अपन ने 6 मार्क कवर किया था, आज अपन 12 मार्क कवर करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट अपन खत्म करने के कगार पर भी है। चलिए बात करते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं। सर इंटरिम डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश होने वाला है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के बाद। चैप्टर नंबर 9 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का डिस्टिंग्विश मुझे तो लगता है इस बार आएगा ही आएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर? 2 एजीएम के बीच में, हाँ साइनाथ लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आऊंगा बेटा, टेंशन मत ले। इसमें ज्यादातर क्या कोशिश करो मालूम है, डिस्टिंग्विश अगर आप कवर कर लोगे ना, तो आपको शॉर्ट आंसर्स
और शॉर्ट नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? लगातार करो बेटा। पूनम, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा कि मुझे लोग बहुत गालियां देते थे, यार कुछ भी कर रहा है, लेक्चर्स कैंसिल करके कर रहा है, लेकिन मैं बोलता यार अभी तो करना पड़ेगा ना, नहीं करूंगा तो मुझे मालूम है कि बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। जीएसटी जब नया नया आया था ना, तो जीएसटी का टेक्स्ट बुक देख के लोगों को टेंशन आया था, बिकॉज जीएसटी उतना कवर नहीं किया था। तो मैं खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब लोग आपको डिस्करेजमेंट देते बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैंने किया, और आपको यकीन नहीं होगा, जीएसटी का वीडियो जो रिलीज मैंने किया था ना, वो सबसे ज्यादा सीए के बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया, सर आप अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, और मैं सीए के बच्चों के लिए नहीं बनाया था, मैंने वो बनाया था जस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए, लेकिन सीए के बच्चों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। सीए का एग्जाम जैसे आया, मेरा चैनल बूम हो गया। ठीक है, तो वो मुझे एक बहुत अच्छा चीज लगा कि यार मैंने वो लेवल का कंटेंट डिलीवर किया हुआ है, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं दिखा, मैंने अपना कंटेंट चालू रखा, मैंने अपना लगातार देने लगा, तो लोगों ने मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट भी किया। ठीक है, नुमेर खान कहते हैं सर ओसीएम का डिस्टिंग्विश कराएंगे ना? कोशिश करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। मैं आपके लिए देखो, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, इतना कराऊंगा कि कम से कम आप अच्छे से मार्क्स निकाल लो। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? बैक टू द टॉपिक। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर? इंटरिम डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसको हम लोग ऐसा बोलते हैं छमाही, 6 महीने में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसको। फाइनल डिविडेंड क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप एजीएम में जो डिक्लेयर करते हो उसको। क्लियर? हु डिक्लेयर? इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, और फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर की परमिशन के साथ। ऑथोराइजेशन, इंटरिम डिविडेंड के लिए आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए। फाइनल के लिए तो परमिशन होगी, अगर नहीं है तो आपको वहां पर मॉडिफिकेशन करना होता है। ठीक है, फिलहाल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर परमिट किया है तो ही आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनल में तो फाइनल के लिए आपको जरूरत ही नहीं है। व्हेन डिक्लेयर, तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, और एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। मानो कंपनी ने आपको बोला 14% हम आपको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, तो फाइनल डिविडेंड आपका 14% होगा, लेकिन कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो सर फाइनल डिविडेंड का क्या होगा? तो सर इंटरिम डिविडेंड अगर 7% है तो फाइनल भी 7 होगा। ऐसा नहीं कि 14 पहले भी मिला है 14 बाद में भी मिलेगा, ऐसा बेटा होता नहीं है। आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वही डिविडेंड का रेट आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर साल में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो आपको जो कमिट किया गया वो पर एनम का है, तो उसको डिवाइड करके इंटरिम डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है इंटरिम में वो कम होता है एज कम्पेयर टू फाइनल। सोर्सेस, आप जो इंटरिम डिविडेंड करते हो वो इस साल के प्रॉफिट में से डिक्लेयर करना होता है, और जो फाइनल डिविडेंड होता है वो आप इस साल का प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट, सब कुछ से आप कर सकते हो। अकाउंटिंग एस्पेक्ट, अगर आप फाइनल अकाउंट बनाने के पहले आपको क्या करना है सर? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के पहले आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, और फाइनल अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद आप फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हो। इतनी बातें समझ में आ गई होगी? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बेटा अगर इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का शॉर्ट नोट्स आया ना बेटा, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का शॉर्ट नोट्स आया, तो आपको ये वाला डिस्टिंग्विश क्या होगा डिविडेंड इंटरेस्ट का, वो पूछा जाएगा डिस्टिंग्विश में। ठीक है, अगर डिविडेंड इंटरेस्ट का डिस्टिंग्विश कब आएगा? जब आप इंटरिम और आपको फाइनल डिविडेंड का शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड सर किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? क्रेडिटर को। एक एक लाइन में लिखा तो भी सफिशिएंट है। गिवन टू होम मेंबर ऑफ द कंपनी, जो ओनर होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। इंटरेस्ट क्रेडिटर को दिया जाता है। सर अभी आपने बताया। सर क्रेडिटर मतलब कौन? सर ओनर मतलब कौन? सर बेटा ओनर बोला तो इसका मतलब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिटर की बात करो तो क्रेडिटर में कौन कौन आता है? डिबेंचर होल्डर भी आते हैं, बॉन्ड होल्डर भी आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट वाले भी आते हैं, लोन देने वाले भी आते हैं। ये सब क्रेडिटर है जिनको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है।
सर एसपी में 75 प्लस मिल सकता है क्या? बेटा बिंदास मिल सकता है, पूछ कैसा। सर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कर ले, 6 मार्क का केस स्टडी कर ले, 8 मार्क का डिफाइन कर ले, डिफाइन 6 मार्क का आपका केस स्टडी कर लो, 12 मार्क का आपका डिस्टिंग्विश कर लो, और 8 मार्क का एक लॉन्ग आंसर सेकेंड चैप्टर से आ ही सकता है। तो टोटल कितना होगा? 20 20 40, 40 और 14 कितना होगा? 54, और 15 मार्क आपको यहाँ पर मिल गए, तो तकरीबन कितने हो गए? 15 मतलब ओरल्स में कितने मिल गए? तो 69 के आसपास तो आपको मिल ही सकता है ना। उसके बाद आपने जो जो लिखा, जस्टिफाई लिखा वगैरह, तो आपके मार्क्स बढ़ने वाले, कम तो होने वाले नहीं है। ठीक है, मार्क्स बढ़ सकता है, आपके ऊपर आप कैसे कर सकते हो, कितना कर सकते हो। आप चाहिए तो एसपी का स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना। सर ओसीएम में थोड़ा डर लग रहा है। बेटा क्या डर है मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या डर है? ओसी भी आपको रिवाइज करा रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको ओसी भी करा रहे हैं। मैं आपको एसपी, क्योंकि एसपी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था तो मैंने एसपी चालू कर दिया, क्योंकि एसपी भी, अब मैं बहुत सालों से एसपी भी ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, अकाउंट्स के साथ साथ ओसी भी पढ़ा रहा, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन जो है अकाउंट्स और एसपी में ज़्यादा है, बिकॉज दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड, और मुझे वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाने में मदद भी मिलती है, इसीलिए मैं एसपी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओसी मैंने पढ़ाया है मेरे पूरे ऑफलाइन सेंटर्स में। जस्टिफाई एंड आंसर इन ब्रीफ में कितने क्वेश्चन लिखना है, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जस्टिफाई और आंसर इन ब्रीफ जब हम लोग करेंगे तब। ठीक है। ऑब्लिगेशन, डिविडेंड के लिए क्या ऑब्लिगेशन होता है सर? जब कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा तो उनको क्या करना है? डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बट इनके लिए कोई भी ऑब्लिगेशन होती है या कंपल्शन होता नहीं कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। सर एसपी बहुत हार्ड है। बेटा कौन बोलता है? बेटा आपको सिर्फ एक देखो, एसपी का जो सिलेबस है ना वो लिमिटेड सिलेबस है। एसपी का सिलेबस बहुत लिमिटेड सिलेबस है। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर किया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किया हुआ है, प्लीज आप जाके उसको रिफर करो और करना शुरू करो, डर नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद अब इंटरेस्ट, भाई साहब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। यानी इट इज कंपल्सरी टू पे इंटरेस्ट, इट इज कंपल्सरी टू पे इंटरेस्ट, इट इज कंपल्सरी टू पे इंटरेस्ट। क्लियर? व्हेन पेबल, जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पे करती है। और मैंने क्या बताया? प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको यहां पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। उसके बाद रेट, यहां पर आपको जो रेट होगा वो फ्लक्चुएटिंग रेट होगा। सर यस सर, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग रेट मिलता है और प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बट यहां पर जो भी क्रेडिटर इंटरेस्ट के लिए आए हैं उनको तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। चलिए बात करते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, फाइनल डिविडेंड के लिए बोर्ड की रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, वो भी कौन सी? ऑर्डनरी रिजोल्यूशन की। ठीक है, वापस बात कर रहा हूं माय डियर, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड के लिए बोर्ड के रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है और एजीएम में ऑर्डनरी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है फॉर पासिंग द इंटरिम डिविडेंड देने के लिए। इंटरेस्ट के लिए कोई भी रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज कंपल्सरी टू पे। अगर आपने मार्केट से पैसा उठाया वो भी डेप्ट में, उधारी में, तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिविडेंड जो होता है वो अप्रोप्रिएशन हो, यानी प्रॉफिट में से हिस्सा आपको देना है, प्रॉफिट का हिस्सा आपको एज ए डिविडेंड देना है। और इंटरेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ योर एक्सपेंडिचर। क्लियर? बेटा दिशा बेटा थैंक्स, दिशा बेटा क्या कहती है? थैंक्स सर एसपी के लिए लेने के लिए, सब आपकी क्या सब्जेक्ट ले, बाकी सब्जेक्ट ले रहे थे, एसपी के लिए कोई सोच नहीं रहता। बेटा सब एडुकेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में अच्छा और बुरा नहीं बोल रहा हूँ। सारे एडुकेटर्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं अच्छे से अच्छा देने के लिए, आपको कंटेंट डिलीवर करने के लिए। लेकिन आप समझ सकते हो ना, मैं एसपी पढ़ा रहा हूँ, क्या टॉप व्यू में मैं व्यूज के लिए काम ही नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं दिल से बात करूँ तो मैं व्यूज के लिए काम ही नहीं करता, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे को ये नहीं मैटर नहीं करता कि मेरे टॉप व्यू में कितने हैं। अगर आपको याद होगा कि तो अभी हम लोग दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर महा रिवीजन ले रहे हैं अकाउंट्स का। आपको क्या लगता है कि अकाउंट जैसा सब्जेक्ट जो पूरा साल चलता है उसको मैंने कितने दिन में ख़त्म कराया? देखो, पहले मैंने शेयर्स कराया, एनपीओ मैंने 2 दिनों में कराया तो 3 दिन हो गए, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, और आज मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज कराया। टोटल 7 दिनों में मैंने 6 चैप्टर क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7,
मैंने 8 दिनों में 7 चैप्टर की रिवीजन करा है, 7 चैप्टर्स रिवीजन करा है वो भी। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे ना, उनको मैंने सम कैसे सॉल्व करना है, टैली कैसे करना है, उन्होंने मेरे साथ टैली भी किया है, वो भी लाइव लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसा नहीं कि आप फायदा नहीं ले सकते हो, आप लाइव लेक्चर्स वगैरह देखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने बैठो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और अकाउंट्स में पास कैसे होना वो भी मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ कि आप एसपी में पास कैसे होना विनायक। ठीक है, उसको आप प्रीफर करो, आप जाके चेक करो। मैंने अभी भी कुछ 15-20-25 मिनट पहले बताया कि मेरे चैनल पे आपको कहां पर क्या मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, वहां पर जाकर आप अपने डर को हटा सकते हो। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो पूनम सर, शिवम कहता है सर इको में डर लग रहा है, प्लीज हेल्प। इको में डर लग रहा है, ठीक है, अपन क्या करेंगे मालूम है, जब आप लोग अपने एग्जाम्स दोगे ना बेटा, वो इंग्लिश वगैरह के एग्जाम्स दोगे, तो अपन क्या करेंगे, बैक टू बैक पीछे से ना इकोनॉमिक्स के लेक्चर शेड्यूल करेंगे। उसको डाल दूंगा जब आपको मतलब रहेगा, जब आपको करना होगा तब ओपन करेंगे, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, कि आपका इको का डर तो हटा दूंगा, कम से कम इतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी आप करो, बाकी आप करो, डर डर आपका हटाने का काम थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, स्ट्रेस आपका रिलीज कर सकता हूँ। चलिए आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों में से एक डिस्टिंग्विश आने के चांसेस है। चलिए शुरू करते हैं, मनी मार्केट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। मनी मार्केट क्या होता है सर? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस। जहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे वहां पे मनी मार्केट की बात करेंगे, और जहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करेंगे वहां पर कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड सब मनी मार्केट में, मनी मार्केट जो होता है ना, उसमें मेच्योरिटी वैल्यू जो होती है, जब हम बोलते हैं ना मनी मार्केट, जब शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है। कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा का समय लिया जाता है। क्लियर? 1 साल से कम के लिए आपका मनी मार्केट, 1 साल से ज्यादा के लिए कैपिटल मार्केट होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में आते हैं बेटा? मनी मार्केट के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेस एग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल जैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जिसको आप 1 साल के अंदर खरीद सकते हो और बेच सकते हो, जिससे आपकी लिक्विडिटी मेंटेन होती है बेटा। क्या मेंटेन होती है? लिक्विडिटी। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जा रहे हो या लंबे समय के लिए जा रहे हो तो आप स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में डील कर सकते हो। तनुजा कहते सर आपके वजह से अकाउंट्स इजी हो रहा है। बेटा देखो, मेरे चैनल के बारे में ना लोगों को पता ही नहीं है। फैक्ट तो ये बता रहा हूँ मैं कि आप बहुत सारे बच्चों का ऐसा मुझे कमेंट आता है कि सर आपका चैनल तो मुझे आज मालूम पड़ा। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग शेयर ही नहीं करते हैं। मतलब एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर हम तो शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे एजुकेटर्स का मुझे साथ ही नहीं मिलता है। ठीक है, मेंटोर जैसे हमारे बड़े भाई जैसे ही है, दिनेश सर हमारे बड़े भाई जैसे ही है, बड़े ही है हमारे से, हमारे बहुत बहुत पुराने मित्र है, बहुत पुराने दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि सर आपके चैनल के बारे में बच्चों को पता ही नहीं, मैं तो भेज रहा हूँ लेकिन लोगों को आते ही नहीं है, क्योंकि उनको सीखना ही नहीं है। लोगों को क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, हंसी मजाक हो जाए, बस हो गया। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा या खराब पढ़ा रहे, सब अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको अपनी नीड समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से आप काम करते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। पर्पस ऑफ बोरोइंग, मनी मार्केट में हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता बेटा। लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आते हो, आप बिजनेस में ग्रोथ के लिए आते हो, बिजनेस में नए एसेट्स को खरीदने के लिए आप आते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या बोलता है सर? इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? तो सबसे पहले बेटा कौन कौन इन्वॉल्व होता है? तो जो पार्ट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल ब्रोकर्स, ये सब क्या होता है? मनी मार्केट में डील करना पसंद करते हैं। बट कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, यानी जो शेयर मार्केट में डील करना चाहता है या शेयर मार्केट से जुड़ा होता है वो कैपिटल मार्केट में जाएगा। और जिनको सिर्फ पैसा रोटेट करना है, पैसे रोटेट करना, वो सब कैपिटल मनी मार्केट से जुड़े हुए होते हैं। रिस्क भाई साहब, सबसे कम रिस्क कहां होता है? मनी मार्केट में। और सबसे ज्यादा रिस्क किधर होता है? सबसे ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है आपका कैपिटल मार्केट में।
दिशा सिंह कहते सर आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल एंड दिनेश सर चैनल सिंस माय 10th यू बोथ आर वेरी हार्ड वर्किंग अंडरस्टैंडेबल एंड जयेश सर आल्सो थैंक यू बेटा थैंक्स अ लॉट। ये कमेंट में सर दिनेश सर जयेश सर दोनों को भेजूंगा। थैंक्स अ लॉट बेटा। फिर बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बेटा मार्केट आपको देखो मनी मार्केट में आपने पैसा रेज करना है तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, आपका पैसा सेफ भी रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे कम पैसे का रिटर्न मिलेगा। वेरएज आप कैपिटल मार्केट की बात करो यहाँ पे आपका पैसा ज्यादा रिस्की है लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा खासा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यार शेयर मार्केट में मेरा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कभी कभी आपने ये भी कहते हुए सुना होगा आपका पैसा आज डूब भी गया, क्योंकि शेयर मार्केट आपको दोनों फेज दिखाता है। फिर बात करते हैं रोल इन इकोनॉमी। दिस मार्केट जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है वो भाई साहब मनी मार्केट, और जहां पे आपकी मोबिलाइजेशन और सेविंग या प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है अब वहां पर कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सर अगर आप मार्केट में पहली बार शेयर इश्यू करना, नए शेयर को इश्यू करना, कहां पे इश्यू करेंगे? प्राइमरी मार्केट पे, लेकिन उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। पहली बार कर रहा है तो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट का मोड क्या होगा? आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? सर यहां पर अगर आप सिक्योरिटीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पर आप प्राइमरी मार्केट की बात कर सकते हो, और यहां पे आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। पार्टीज इन एक्शन, सर जहां पर प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर दोनों ही यहां पर पार्टीज होती है, बट यहां पर सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर होता है। देखो जब जैसे नया आईपीओ वगैरह की जब हमने बात की थी, नाइका जोमेटो, तो वहां पर कंपनी और इन्वेस्टर दोनों ही मार्केट में एक्टिवली थे ताकि हमें आईपीओ मिल जाए, आईपीओ मिल जाए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की जब बात करते हैं तो मैं जब चाहूँ, जैसे अभी मान करो मेरे को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर खरीदना है, मैं खरीद सकता हूँ। तो वो क्या वहां पे सिर्फ मैं एज ए इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होना चाहिए। कंपनी मेरे को शेयर बेचने के लिए तो बैठी है, बट यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड है। तो सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर ही एक्टिव होता है। इंटरमीडियरी, प्राइमरी मार्केट में अंडर राइटर एज ए इंटरमीडियरी काम करता है। प्राइमरी मार्केट में एज ए अंडर राइटर इंटरमीडियरी के तौर पे काम करता है। और सेकेंडरी में सिक्योरिटी ब्रोकर्स। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, प्राइमरी मार्केट के अंदर आपकी जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी है वो सेफ रहती है, फिक्स्ड रहती है, बट यहां पर फ्लक्चुएट हो सकती है। आपके प्राइस यहां पर फ्लक्चुएट हो सकती है। डिफिकल्टी है क्या? नहीं सर। चलिए शुरू करते हैं। जब तक पूनम कहते हैं सर आपके क्लासेस है क्या? यस मेरे क्लासेस है, बट आई नेवर प्रमोट। ठीक है, मैं पहले भी प्रमोट नहीं करता था और अभी भी। आप पहले कहीं पर भी जाओगे ना, यूट्यूब के कोई भी दोनों चैनल्स में से जाओ, वहाँ पर मैंने कहीं पे भी मैंने क्लासेस का नाम मेंशन नहीं किया है, और अगर किया भी है तो वहाँ पे एड्रेस मेंशन नहीं किया, और ना ही मैंने कॉन्टैक्ट नंबर कहीं पे शेयर किया है। बिकॉज यहाँ पे मेरा दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है कि मैं अप टू 12 तक के जो बच्चे रहेंगे ना उनसे मैं कभी भी पैसे चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि अभी फिलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि डिग्री कॉलेजेस के बच्चों से आप पैसे चार्ज कर सकते हो, बट जूनियर कॉलेज के बच्चों से पैसे चार्ज करना कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो सकती है। फिलहाल जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मुझे लगता है मेरे बच्चे इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो मुझे इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देयर इज़ नो नीड। जब फ्यूचर में ऊपर वाले ने इतना दिया है कि कम से कम रिस्पेक्ट कर सकता हो, हाँ फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैंने थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखा हुआ है। जॉबर ब्रोकर की बात करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक ही डिस्टिंग्विश है आपका, एक ही जिसका नाम है जॉबर एंड ब्रोकर, और ये आपका आखिरी डिस्टिंग्विश होने वाला है। जॉबर कौन होता है? जॉबर वो बंदा होता है जो खरीदता है और बेचता है खुद के नाम से, खुद के नाम से, और ब्रोकर एक एजेंट की तरह काम करता है। जॉबर खुद के नाम से खरीदता है और खुद के नाम से बेचता है, ब्रोकर एजेंट की तरह काम करता है किसी अपने क्लाइंट के बिहाफ में। नेचर ऑफ ट्रेडिंग, जॉबर जो होता है ना वो ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, और ब्रोकर जो होता है ना वो इन्वेस्टर के बिहाफ में काम करता है, तो वो ट्रेडिंग उसके बिहाफ में करता है, बदले में वो क्या लेता है? थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह ले लेता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन डीलिंग, जॉबर जो होता है ना वो डायरेक्टली, ठीक है, रिड्यूस है ना, हाँ रिड्यूस है, लेकिन थोड़ा सा वो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जॉबर जो होता है ना उसको डायरेक्टली बाय और सेल वो कर सकता है,
ठीक है, वो इन्वेस्टर से डील नहीं करता, ही इज नॉट रिलेटेड विद द इन्वेस्टर। वो खुद अपने जॉबर जो होता है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं, डायरेक्टली बाय और सेल कर सकता है सिक्योरिटी एक्सचेंज में। बट ब्रोकर यहां पर जॉबर, ऐसा बोल सकते हैं ना, कंपनी बोले, कंपनी और इन्वेस्टर, इसके बीच में जॉबर आता है। जॉबर कंपनी से डील करता है लेकिन इन्वेस्टर से डील नहीं करता है। बट ये जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर वो जॉबर और इन्वेस्टर दोनों के बीच में डील कर सकता है। एजेंट, जॉबर जो होता है वो स्पेशल मर्केंटाइल एजेंट होता है, और ब्रोकर जो होता है वो जनरल, वो सिर्फ अपने ब्रोकरेज वगैरह के लिए काम करता है। फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, जॉबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, और ब्रोकर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए काम करता है या ब्रोकरेज के लिए काम करता है। अब देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस करने हैं, जरा ध्यान से देख लो। एक चैप्टर्स वैसे भी खत्म हो गया, अभी अपने को मैं डिस्कस करता हूँ कि अपने को कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी कितने क्वेश्चन कौन कौन से डिस्टिंग्विश आपको करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। दूसरा, शेयर वर्सेस डिबेंचर, इक्विटी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर। उसके अलावा तीसरा हो गया, फोर्थ, प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से करके जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें से 3 डिस्टिंग्विश तो देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वर्सेस फाइनल डिविडेंड। ठीक है, और इंटरिम और फाइनल, और उसके अलावा डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट। इतने क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करने ही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अभी बच्चा बोल रहा है सर कौन कौन से डिस्टिंग्विश और कर सकते हैं। बेटा इतने डिस्टिंग्विश काफ़ी है, इतने डिस्टिंग्विश कर लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तेरे से करने से। ठीक है, फिलहाल 8 डिस्टिंग्विश है आपके लिए। ठीक है, 8 डिस्टिंग्विश है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कौन कौन से डिस्टिंग्विश है सर, वापस डिस्कस कर सकते हैं क्या। देखो, चैप्टर नंबर 1 की बात करें, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। सेकेंड चैप्टर में शेयर वर्सेस डिबेंचर, इक्विटी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में नहीं था, 9 में आ जाओगे तो 9 में आपका डिविडेंड वाला, इंटरिम डिविडेंड वर्सेस फाइनल डिविडेंड, ये कर लेना। डिविडेंड और इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर लेना, डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर लेना। आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है। फिर 11 में आओगे तो मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, और प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और मुझे मालूम है कि इसी में से डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा और ये आसानी से आपका हो भी जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और हमने मेजॉरिटी क्वेश्चंस को यहाँ पर करने की कोशिश की है। ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। आप इतना भी करोगे, डिस्टिंग्विश का इतना पार्ट भी अपने किया रहेगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम में।